हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 76 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शंस हैं बिंबिसार, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दो कथन ए और बी दिया गया है। ए में है विश्व की सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, और बी में कहा गया है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि दोनों ए और बी गलत हैं, दोनों ए और बी सही हैं। ए सही है जबकि बी गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है। तो देखिए, क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोनों ए और बी सही हैं। तो कैसे सही हैं, एक बार देखिए। इसमें कहा गया है कि दोनों कथनों में, पहले वाले में कहा गया है कि विश्व की सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। क्योंकि 6ठी शताब्दी का जो काल है वो कहा जाता है वो बौद्ध काल और जैन काल से, क्योंकि उसी समय ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलित था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, और उसके प्रचलित होने का एक रीज़न ये भी था कि वैदिक धर्म जो है वो बहुत जटिल हो गया था। क्योंकि तो देखिए, जो वैदिक धर्म था इसमें यज्ञ वगैरह में जो यज्ञ होते थे, ठीक है, उनमें जो मंत्र पढ़े जाते थे उनका सही सही उच्चारण, सही सही पढ़ना मतलब ज़रूरी था। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है, उनको जो है मतलब बहुत ज़्यादा उनको अहमियत होने लगी और जो है इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, वैदिक धर्म में बहुत जटिलता आ गई कि यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे क्या हुआ कि जो लोग, जब बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म आए तो उसमें भी लोग जो है उसकी तरफ जाने लग गए। तो ये सारी दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही कहे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। तो 4 कथन दिए गए हैं इनमें। देखिए, पहले में है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। यही यहाँ पे जो कथन है वो असत्य है। क्योंकि देखिए, पहले तो श्रेणी होती क्या है, प्राचीन भारत की जो आर्थिक संस्थाएं होती थी उनमें से श्रेणी एक आर्थिक संस्था थी। ठीक है, तो श्रेणी के बारे में ये जो कहा गया है, जैसे प्राचीन काल में जो भारत में एक ही शिल्प या फिर एक ही व्यवसाय करने वाले जो लोग होते थे उनके समूहों को श्रेणी कहा जाता था। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। ठीक है, उन लोग की जो ये एक समूह था। और ये जैसे उद्योग धंधे वगैरह जो हैं उनका जब स्थानीयकरण हुआ वैदिक काल में, तो उसके लिए उसमें ये इसकी जो श्रेणी व्यवस्था थी ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इसमें लोग जो वस्तु बनाते थे उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और उसकी जो कीमत थी, उन सब का जो कंट्रोलेंस था वो श्रेणी व्यवस्था जो थी, श्रेणी में जितने भी लोग अधिकारी वगैरह जो भी होते थे उनके अंडर कंट्रोल में होता था। ठीक है, और श्रेणी जो है समूह था उसका ये कर्तव्य बनता था कि उसमें जितने भी सदस्य होंगे उनकी आचरण पर भी नियंत्रण रखना। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो कहा गया कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये यहाँ पे गलत है। क्योंकि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख होने लगा था। तो इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में ही इसका प्रचलन था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में कहा गया है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण कहा गया है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
ए सही है किंतु आर गलत है। तो एक बार देख लेते हैं। कथन में कहा गया लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ गया। हुआ ये कि हमाखनी का साम्राज्य, जब युद्ध इसने किया, हमाखनी का जो साम्राज्य था उसको उसने ध्वस्त कर दिया 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में इसको ध्वस्त करने के बाद वो बसंत के अंत तक एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला, कि मतलब एक जगह अब भारत को विजय करने के लिए वो आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो उसका अभियान था भारत को विजय करने का, ये लगभग 2 वर्ष तक के चला। मतलब कि 326 से मतलब उन्होंने स्टार्टिंग कर ली थी और 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह तक के इनका जो भी अभियान था वो सब चला। सितंबर माह ने मतलब यहाँ से ही ये जो यूनान के रहने वाले थे ना, यूनान को ये वापस से प्रस्थान कर गए थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही कही गई है कि 325 जो ईसा पूर्व है उसमें वो भारत छोड़ करके चले गए थे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुए थे। उनकी पूरी जो है मतलब लड़ाई जो कुछ भी हुई थी, उन सब में जो युद्ध हुए थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित का कोई भी इसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर के जो सिकंदर महान था वो भारत छोड़ करके नहीं गया था। ठीक है, तो इस वजह से कथन सही है, कारण यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन है अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या फिर राजुक। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अग्रहारिक। यहाँ पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी होते थे उनमें अग्रहारिक जो है वो इसका भाग नहीं है। कैसे? देखिए, अशोक के जो लेख हैं, मेनली जो मौर्य काल का जो भी पूरा मौर्य काल में जो कुछ भी हुआ है उसका अशोक के लेखों से पता चलता है। तो अशोक के जो लेख हैं उनमें उनकी प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इनका जो तृतीय शिलालेख है उनमें 3 जो पदाधिकारी हैं उनमें युक्त हैं, प्रादेशिक हैं और राजुक हैं। अग्रहारिक यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चला है वो श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर जो है वहां से पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र शातकर्णी, सुशर्मन। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ये जो शातकर्णी सातवाहन वंश का ये जो गौतमीपुत्र शातकर्णी है, ये शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए में है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण कहा जा रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए कि ए तथा आर दोनों सही हैं
और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें कहा गया है अभिकथन में कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सातवाहन काल था उसमें प्राकृत भाषा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भी ये भी प्रचलित थी, प्राकृत भाषा भी प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो कथन कहा गया है कि जो है बहुत ज़्यादा अन्य भाषाएं जो थी, अन्य लोक भाषाएं जो थी, उनका भी विकास हुआ। तो विकास होने का मेन जो रीज़न था वो यही था कि जो सातवाहन राजा थे उन्होंने मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो साहित्य रचना में, उनका इंटरेस्ट बहुत था। तो साहित्य रचना में उन्होंने संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य जितने भी लोक भाषाएं थी उनको भी अपनाया था। तो इसलिए मतलब कि बाकी जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका विकास हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।